हम लोग आज 10वीं वर्ग के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के इकाई 1 के क नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो पहले शीर्षक लिखते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत पढ़ना है आपको भूमि या मृदा संसाधन। अब देखिए, ये शीर्षक से ही पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में मृदा अर्थात भूमि के बारे में जानना है। तो विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले इसका जो आरंभ होता है हम लोग भूमि उपयोग के रूप में देखेंगे। भूमि का उपयोग, पहला पॉइंट है भूमि का उपयोग। अब यह समझिए कि मिट्टी का उपयोग या भूमि का उपयोग हम किन किन रूपों में करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसमें आपका 43% जो है यह मैदानी भाग के रूप में या मैदानी क्षेत्र के रूप में उपयोग करते हैं, और दूसरा जो है आपका 30% जो है ये आपका पर्वत क्षेत्र या भाग के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर तीसरा जो आता है ये आपका 27% आता है, जो आपके पठार क्षेत्र के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप देखें कि मानव जो है भूमि का उपयोग इन्हीं 3 स्वरूपों में करता है। यानी भारत के जितनी भी मृदा पाई जाती है, जितनी भी भूमि है, उन कुल भूमि का 43% मैदानी भाग में उपयोग होता है, कुल भूमि का 30% पर्वत क्षेत्र के रूप में उसका उपयोग होता है, और कुल भूमि का 27% जो है वह पठार क्षेत्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आप यह देखिए कि ये जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें किस रूप में हम उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग जो मानव है वह कृषि एवं उद्योग के रूप में करता है। किस किस क्षेत्र में? तो कृषि एवं उद्योग के रूप में करता है। जैसे हम कृषि, तो कृषि किसे कहते हैं? यानी मृदा में अधिक से अधिक फसलों की जो उत्पादन करने का काम करते हैं वे सभी कृषि होते हैं। तो कृषि कई प्रकार के मानव उत्पादन करने का काम करता है, उपार्जन करने का काम करता है। जैसे जायद फसल है, जैसे खरीफ फसल है, जैसे रबी फसल है। तो इन फसलों को मानव अपने श्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, मिट्टी से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह फसलों की खेती करने का क्या करता है? काम करता है। तो एक तो मानव कृषि के रूप में उपयोग कर रहा है भूमि का, मिट्टी का या मृदा का, जो भी आप कहें, और दूसरा इसी मिट्टी पर क्या कर रहे हैं? उद्योग स्थापित कर रहे हैं। अगर उद्योग नहीं होगा तो क्या मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसे उद्योग कहने का अर्थ क्या है? कल कारखाना। जैसे आप, हम सभी लोग क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं। तो ये कपड़ा कहाँ से उत्पादन होता है? किसी उद्योग से उत्पादन होता है। अब उद्योग जैसे मान लीजिए वह कपड़ा उद्योग कहलाया, वस्त्र उद्योग कहलाया, तो वस्त्र उद्योग जो है वह वस्त्र तैयार करने का काम कर रहा है, जो हमारे मार्केट में आते हैं, बाज़ार में आते हैं, और उसे हम पहनने का क्या करते हैं? काम करते हैं। आप सोचिए कि कृषि के द्वारा हम जूट का उत्पादन किए, कपास का उत्पादन किए, जो एक फसल है, और इन्हीं फसल से हम रेशा धागा तैयार करते हैं और उद्योग क्या करता है,
उस धागा और रेशे से कपड़ा बुनने का काम करता है, कपड़ा बनाने का काम करता है। तो यह सर्वविदित हो गया और यह हमें जानकारी मिल गई कि कृषि एवं उद्योग जो है यह भी मैदानी भागों में स्थापित किए जाते हैं, मैदानी भागों के रूप में इसका उपयोग करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, कहें कि भारत के कुल भूमि का 30% पर्वत क्षेत्र के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ 43%, यहाँ 30%। अब पर्वत का जो है ये किस लिए होता है, तो ये आपका मान लीजिए कि पर्यटक, ध्यान दीजिए, पर्यटक के रूप में इस्तेमाल करता है। अब ये पर्यटक क्या है, पर्यटक के रूप में इस्तेमाल करता है मानव। तो पर्यटक क्या है, पर्यटक का अर्थ होता है घूमना फिरना, यानी हम पर्वतों पर ऐसे ऐसे मानव को घूमने टहलने के लिए इतने साधनों का उपयोग कर देते हैं जिससे वहाँ घूमने में अच्छा लगता है। और जब पर्यटक, जब यात्री बाहर से विदेशी लोग आते हैं घूमते हैं तो इससे भारत सरकार को क्या होती है, आमदनी होती है। यानी हम पर्यटक को एक कह सकते हैं कि आमदनी स्रोत का जरिया बनाते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को वह योगदान देने का क्या करता है, काम करता है। अब इसे अगर हम कह लें कैलाश पर्वत, वह भी एक पर्यटक स्थल है। अगर हम कह दें ऊटी, यह भी एक पर्यटक स्थल है। अगर हम कह दें माउंट एवरेस्ट, यह भी एक पर्यटक स्थल है। यानी बहुत ऐसे धार्मिक, बहुत ऐसे सांस्कृतिक स्थल होते हैं जो पहाड़ों पर उसको निर्माण किया गया, बनाया गया है, जिससे पर्यटक आकर्षित होते हैं और घूमने फिरने का आनंद, इंजॉय लेने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये जो पर्यटक है यह भी व्यापार हुआ, ये जो पर्यटक है यह भी आमदनी का एक जरिया हुआ, स्रोत हुआ। तो कृषि उद्योग के रूप में मानव जो मैदानी भाग का उपयोग किया 43%, पर्यटक के रूप में जो है पर्वत क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल मानव किया 30%, और तीसरा आपका आ गया कि भारत के कुल भूमि का 27% पठार क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया। और इस यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, जीवाश्म होता है, जीवाश्म, ध्यान दीजिए क्या होता है, छिपा हुआ खनिज होता है, समझ रहे हैं। फिर क्या होता है यहाँ, तो वन संपदा होता है। आप यह देखिए कि यह भी एक मृदा है और यह मृदा का जो भाग है यानी पठार के रूप में जो हम इसका उपयोग कर रहे हैं वह कितने चीज़ों के रूप में, जीवाश्म यहीं पाया जा रहा है, खनिज यहीं पाया जा रहा है, वन संपदा यहीं पाई जा रही है। तो अर्थात हम देख लिए कि भूमि का उपयोग इन 3 रूपों में मानव बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अब इसी का विस्तार किया है। जैसे आप बताइए, हम परिवहन का उपयोग करते हैं, परिवहन का क्या हुआ, आने जाने की जो सुविधाएं होती है, सड़क बनता है, कहाँ बनता है, मृदा पर। रेल का पटरी बिछता है या ट्रेन चलती है, कहाँ चलती है, मृदा पर। अगर हम कहें कि हवाई अड्डा बनता है, कहाँ बनता है, मृदा पर। तो ये सारी चीज़ हम मृदाओं पर तो ही उपयोग कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग है, ये सब मृदा पर ही बन रहे हैं। हमारे रहने के लिए जो आवास घर होता है वह भी मृदा पर ही हो रहा है। हमें पीने के लिए भूपृष्ठीय जो जल चाहिए, नदी, तालाब, पोखर के रूप में, यह मृदा पर ही संभव होता है। तो आप देखिए कि मृदा ही एक ऐसे अवयव हैं, मृदा ही एक ऐसे मंच है जहाँ से मानव अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति जो है मृदा से कर रहा है। इसीलिए कहता है कि मृदा जो है मानव की कुल आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह 95% करने का काम करता है। सोचिए कि 95% मनुष्य आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो रही है वह सिर्फ मृदा अकेले कर रही है। तो यही कारण है कि मृदा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। अब इसी मृदा को क्या क्या कहा जाता है, जो आप देखिए, यानी मृदा को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले यह जो है प्राकृतिक, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर मृदा को हम क्या कहते हैं, फिर मृदा को हम कह सकते हैं कि सीमित संसाधन, है ना, मृदा को हम सीमित संसाधन भी कहते हैं। फिर मृदा को हम क्या कह सकते हैं,
देखिए मृदा किस किस रूप में इसका महत्व होता है। एक तो प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन कहें, दूसरा इसको सीमित संसाधन कहें, और तीसरा इसको हम क्या कह सकते हैं, मौलिक संसाधन कह सकते हैं। देखते जाइए, मौलिक संसाधन भी मृदा को कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं मृदा को, तो पारितंत्र, पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक कहते हैं। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण घटक कहते हैं। फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, फिर इसको हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का श्रृंगार कह सकते हैं। श्रृंगार भी कह सकते हैं। अब देखिए कि यह सब मृदाओं की उपयोगिता बता रहा है। सबसे पहले कहें कि यह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी यह बता रहा है कि मृदा को अगर संरक्षित करें तो मृदा हमारे पास कई कालों तक सुरक्षित रह सकती है। दूसरा सीमित संसाधन, क्योंकि अगर आप मृदा का दुरुपयोग कीजिएगा तो ये मृदा ऐसा नहीं है कि सजीव की तरह ही विस्तार होते रहेगा, यह मृदा क्या हो जाएगा, समाप्त भी हो सकता है। इसलिए इसको हम सीमित संसाधन के दायरा में रखते हैं। फिर क्या कहा, मौलिक संसाधन, अर्थात मानव जो है अपनी संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों का जो संपन्न करता है वह मृदा पर कहता है। जैसे हम बताए थे आपको कि परिवहन कर रहा है, संचार क्रिया कर रहा है, कृषि करने का काम कर रहा है, पशु को पालने का काम कर रहा है, ये सब जितने भी हैं ये सब मौलिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि मानव आर्थिक क्रिया संपन्न करता है। फिर है पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक, अर्थात यह पारितंत्र का पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं मृदा, क्योंकि मृदा के ऊपर ही पेड़ पौधे होते हैं, मृदा पर ही जीव जंतु होता है, मृदा पर ही पहाड़ होता है, मृदा पर ही जल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये पर्यावरण को जोड़ने का काम करता है, पर्यावरण को संतुलन देने का काम करता है। इसलिए कहे कि मृदा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मृदा के बिना मानव की जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। अब देखिए कि हम यह देखें कि मृदा या भूमि का उपयोग हम किस रूप में किए और क्या क्या भूमि को कहा गया, मृदा को क्या क्या कहा गया। अब इस भाग की ओर हम देखते हैं कि मृदा का निर्माण, दूसरा पॉइंट जो आ गया वो आया मृदा का निर्माण। अब देखिए कि मृदा कैसे बनता है, यानी मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का सृजन कैसे होता है, मृदा का विकास कैसे होता है। तो मृदा निर्माण के कुछ कारक हैं, और वो कारक क्या क्या हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं कारक। अब ये जो कारक हैं ये कौन कौन से कारक हैं, तो मान लीजिए पहला कारक आ गया ऊंचावच। क्या आ गया, ऊंचावच, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, धराकृति, धराकृति। फिर आप दूसरा पॉइंट में दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, चट्टान, चट्टान दे सकते हैं। फिर आप तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं तीसरा पॉइंट, तो आप दे सकते हैं जैव पदार्थ। फिर आप दे सकते हैं चौथा पॉइंट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस। या पांचवा पॉइंट आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, उपयुक्त समय, क्या दे सकते हैं, उपयुक्त समय। देख रहे हैं, उच्च आवास या धराकृति, चट्टान, जैव पदार्थ, ह्यूमस, उपयुक्त समय। और आप दे सकते हैं इसमें क्या दे सकते हैं, अब इसमें दे सकते हैं आप वनस्पति, ये सब तो प्रत्यक्ष कारक हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मृदा के निर्माण में सहयोग देते हैं, वह अप्रत्यक्ष कारक भी होते हैं। अब जैसे हवा हो जाता है, अब जैसे जलवायु भी हो सकता है। तो यहाँ आप नंबर एक और बढ़ा दीजिए, क्या आ गया, जलवायु आ गया, जलवायु आ गया। तो ये जितने भी हैं सब मृदा के निर्माण के कारक हैं। अब एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे यह कह रहा है कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं, तो पहला आया उच्चावच या धराकृति। ये उच्चावच या धराकृति क्या है, आप ये समझिए।
तो ये जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए हम कह दिए, क्या कह दिए कि ढाल, चलिए ढाल लेकर चलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या, तापमान, तापमान कह दिए। अब ढाल लेकर हम चलते हैं तो ये ढाल भी कई प्रकार के हो जाता है। अब जैसे एक होता है आपका तीव्र ढाल, कौन सा ढाल, तीव्र ढाल, और दूसरा जो होता है वह होता है मंद ढाल। आप देखिए, अब आप यह देखिए कि जहाँ मिट्टी का ढाल तीव्र होगी तो वहाँ मिट्टी जो होगा वह कैसा होगा, मिट्टी अर्थात मिट्टी जो होगा ये आपका पतला होगा, और जहाँ मिट्टी का भूमि का ढाल कैसा है, मंद है, तो यहाँ कैसा होगा, मोटा होगा। यानी यहाँ मिट्टी कैसा होगा, मोटा होगा। तो मिट्टी का पतला होना, मिट्टी का मोटा होना, ये सभी इसी उच्चावाच या धराकृति पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। ठीक उसी तरह से ये जो तापमान होते हैं यह भी मृदा को बनाने में, मिट्टी के निर्माण करने में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने का काम करता है। तो हम पहला पॉइंट देखें कि किस तरह से मृदा के सृजन में ये अपना योगदान दे रहा है। दूसरा है चट्टान। आप देखिए मिट्टी का जो बनावट या मिट्टी का जो निर्माण है उसमें चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चट्टान जैसे आप पहाड़ देखते हैं, पर्वत देखते हैं ना, तो ये पहाड़ होता है, यह कभी कभी किसी क्रियाओं के द्वारा टूट फूट कर नीचे गिर जाता है, और जब वह गिरता है तो वह छोटे छोटे पत्थरों के अंशों में हो जाता है। फिर जंतु लोग उस पर क्या होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर वो और महीन चूर्ण में बदल जाता है। फिर बरसात होती है, पानी गिरती है, पानी पड़ती है उस पर, उसके बाद जलवायु का असर होता है, तापक्रम का असर होता है, फिर वायु का असर होता है, फिर यह कालांतर में और भी महीन चूर्ण में बदल जाती है। धीरे धीरे कई वर्षों के बाद, लाखों करोड़ वर्ष के बाद वही फिर किसमें बदल जाती है, मिट्टी में बदल जाती है। तो हमने यह देखा कि किस तरह से चट्टान जो होता है यह मृदा के निर्माण में योगदान देने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम यहाँ यह भी देख लिए कि चट्टान की भूमिका होती है। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा क्या कहा, जैव पदार्थ। क्या है जैव पदार्थ? जैव का अर्थ होता है जीव, अर्थात बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे पक्षी, ये जो होते हैं ये सभी जीव हैं। और ये जीव क्या होते हैं कि मर जाते हैं, मरने के बाद ये नीचे पड़े रह जाते हैं, और यह धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो ये जीवों का जो अंश है, यह जीवों का अंश भी क्या किया, जैव पदार्थ के रूप में मिट्टी को क्या किया, संगठन, मिट्टी के निर्माण में अपना 100% योगदान देने का काम किया। तो हम देखिए कि जैव पदार्थ भी मिट्टी के निर्माण में अपनी उपयोगिता को साबित करता है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या हुआ, ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या है, जैव पदार्थ का ही दूसरा रूप है, अर्थात जब छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और वह वातावरण में, खुले वातावरण में रह जाते हैं, फिर उस पर पानी पड़ता है, फिर वह सड़ते हैं, गलते हैं, अपघटन होते हैं, फिर वह क्या हो जाता है, एक खाद बन जाता है, उर्वरा बन जाती है, और फिर यही उर्वरा ह्यूमस कहलाता है, और यह मिट्टी की पोषकता को क्या करता है, वृद्धि कर देता है या बढ़ाने का काम करता है। अब यही ह्यूमस जब मृदा की उर्वरता को बढ़ा देती है तो मृदा से क्या होता है, फसल अधिक उत्पादन होता है, बीज अच्छे अंकुरित होते हैं, पेड़ पौधे घने मात्रा में उपार्जन होने का काम होता है या विकास करने का काम करता है, जिससे यह धरती जो है फिर फसलों और वनों से हरियाली हो जाती है। लेकिन जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है वहाँ वह बीज अच्छी पूर्वक अंकुरित नहीं हो पाती है, और वहाँ पौधे का उगना भी क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने यह भी देखा कि ह्यूमस भी जो है वह मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देने का कार्य किया। फिर देखिए आपका 5वां नंबर आता है उपयुक्त समय, अर्थात जब तक समय नहीं होगा तब तक मृदा का निर्माण संभव नहीं है। एक समय के अनुरूप ही प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती है, उन्हीं घटित घटनाओं से एक नई घटना का
परिणाम सामने आता है। जब तक आपका उपयुक्त समय नहीं होगा आप विकास नहीं कर सकते। जिसे मान लीजिए क्या हम जाड़े की ऋतुओं में धान की खेती करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए समय नहीं है। धान की खेती जब भी होगी तो वो वर्षा ऋतु में होगी। हाँ, अगर हम वर्षा में चाहें कि गेहूं का फसल का उत्पादन करें तो यह भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गेहूं का उत्पादन जाड़े की ऋतु में होगी। तो देखें कि अलग अलग समय में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। तो जब पौधे पर भी यह समय असर करता है तो क्या मृदा के निर्माण में, मृदा के विकास में समय की भूमिका नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए जब उचित समय आ जाता है तभी जाकर यह मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर देखिए वनस्पति आ गया, यानी पेड़ पौधे जब उगते हैं तो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी के कणे को क्या करता है? बांध कर रखने का काम करता है, अर्थात मिट्टी की पोषकता को नष्ट होने से बचाता है, मिट्टी की अपरदन को रोकने का काम करता है, मिट्टी अर्थात मृदा का संरक्षण प्रदान करने का काम करता है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है और मिट्टी सुरक्षित रह जाती है। इसीलिए कहे कि पेड़ पौधे भी जो होते हैं वह भी सर गल कर, जब नष्ट होते हैं सर गल कर, वह भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और मृदा के निर्माण में अपना योगदान देने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट आता है जलवायु। हम आपको बताए कि जलवायु का असर मिट्टी के निर्माण में भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बिहार राज्य में काली मृदा पाई नहीं जाती? क्या बिहार राज्य में लाल पीली मृदा नहीं होती? क्या बिहार राज्य में मरुस्थलीय मृदा का विकास नहीं होता? होता, लेकिन जलवायु का असर है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मृदा के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। जैसे अभी अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहाँ काली मृदा का सबसे अधिक विस्तार है, लेकिन बिहार में नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। क्या महाराष्ट्र और गुजरात में जलोढ़ मृदा का अधिक विस्तार है? नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु भी भिन्न भिन्न हो जाती है, अर्थात क्षेत्र के साथ जो है जलवायु में असमानताएं आ जाती है और इन्हीं असमानताओं के कारण जो है मृदा का प्रकार में भी क्या हो जाता है? डिफरेंस आ जाता है, मृदा भी विभिन्नता का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु भी मिट्टी के निर्माण में, मृदा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम करता है, भूमिका निर्वाह करने का काम करता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसके अलावे भी कई कारक भी हो सकते हैं। जैसे इसी क्रम में समझाने में हम आपको बताए कि पशुओं के खुरों के द्वारा भी पत्थरों को चूर्ण में बदला जाता है। अब बताइए अगर पशु नहीं होंगे तो क्या वह छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वह चूर्ण में बदलेंगे? नहीं। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी कई ऐसे कारक होते हैं जो मृदा के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में तो नहीं लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। यहाँ से बीपीएससी हर बार मृदा से क्वेश्चन उठा लेता है मेंस में, और कई बार पूछा है मेंस में, बीपीएससी में कि मृदा के निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। आपकी क्लास से ही पूछता है लेकिन आप लोग इसे देखते नहीं हैं। तो यह अच्छी पूर्वक से हम समझ गए कि मृदा को बनाने में, मृदा के निर्माण करने में इन्हीं सभी कारकों की महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब थोड़ा सा हम लोग यहीं देख लेंगे मृदा का परत। ध्यान दीजिए, किसका परत? तो मृदा का परत। अब ये जो मृदा का परत है ये कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग आपको हम कह सकते हैं अपरत। ध्यान दीजिए, कौन सा परत? तो अपरत। दूसरा जो आता है ये आता है ब परत, और तीसरा जो आता है ये आता है स परत, और चौथा जो आता है ये आता है द परत। अब देखिए 4 परत हैं। अब इन 4 परतों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे सबसे ऊपरी परत को हम अपरत कहते हैं, जबकि सबसे
निचली परत को हम द परत कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जो सबसे ऊपरी परत होगी वह सबसे पोषक तत्व युक्त परत होगी, और जो सबसे निचली परत मृदा की होगी वह पोषक तत्व से युक्त नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी जीव, कीड़े मकोड़े, घास फूस जो सड़ते हैं, गलते हैं, ये मृदा की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर ही गिरते हैं। यह नहीं कि मृदा की सबसे निचली परत में समावेशित हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए मृदा का सबसे ऊपरी परत ही सबसे पोषक युक्त परत मानी जाती है। तो सबसे अधिक उपजाऊ परत अ हो गया, उससे कम ब हो गया, उससे कम स हो गया, और सबसे न्यूनतम पोषक से युक्त कौन होगा? द परत होगा। अब यहाँ आप यह भी समझिए कि इन्हीं 4 भागों के आधार पर मृदा की परिभाषा निकाली गई है। हम इतना पढ़ें और मृदा की परिभाषा नहीं दिए, शुरू में ही नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जहाँ मृदा की परिभाषा निकलेगी हम वहीं मृदा की परिभाषा प्राप्त करेंगे। तो मृदा की परिभाषा यहाँ से निकल गया। क्या निकला? इतना पढ़ें तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष यही निकला कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को ही हम मृदा कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि असंगठित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो हम मृदा की परिभाषा भी देख लिए, मृदा के निर्माण भी देख लिए, मृदा का परत भी देख लिए। अब इसमें बचा क्या? अब इसमें हम लोग आगे टॉपिक की ओर चलेंगे और वह देखेंगे मृदा के प्रकार। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। मृदा का प्रकार, तो मृदा के प्रकार को देखेंगे हम लोग। किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये आ गया मृदा का या मृदा के प्रकार। अब ध्यान दीजिए कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मृदा संरक्षण या मृदा जो है अधिनियम, या कह सकते हैं मृदा कमेटी के द्वारा जो है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीईआरटी। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। दिल्ली एनसीईआरटी के आधार पर मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन बिहार टेक्स्ट बुक जो है यह मृदा को 6 भागों में बांटा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप 6 टिक मारेंगे। तो इसलिए यहाँ लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया? कि मृदा को 6 भागों में बांटा गया है बिहार के संदर्भ में। अब देखिए वह कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले आता है जलोढ़ मृदा। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जलोढ़ मृदा। अब ये जलोढ़ मृदा क्या है? ये जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? भारत का उत्तरी भाग जो, या कह सकते हैं कि उत्तरी भारत जो है वह सभी जलोढ़ मिट्टी से ही निर्मित भाग है। अगर हम ऐसे कहें कि भारत का उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो यह भी कथन सही होगा। लेकिन जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ, जलोढ़ मृदा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। अब देखते हैं कई सारी नदियाँ होती है। 2 प्रकार की नदियाँ होती है। एक क्या होती है? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ होती है, जिसमें सालों भर वर्षा का पानी उसमें रहता है, या सालों भर का ये पानी रहता है। वर्षा का पानी तो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाएगा, लेकिन उस जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उसके पानी के 2 स्रोत होते हैं। एक स्रोत होता है जो हिमालय का बर्फ जो पिघलता है वह पानी के रूप में आता है, और दूसरा स्रोत जो हुआ कौन सा हुआ? जो वर्षा होती है। तो इन नदियों को हम 12मासी नदियाँ भी कहते हैं, अर्थात इसमें सालों भर पानी रहता है। जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब जो हैं, सिंधु हो गया, ये सब 12मासी नदियाँ होती है। इनमें कभी भी पानी नहीं सूखती है। लेकिन कई नदियाँ ऐसी होती है जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, जिसमें सालों भर पानी संचय नहीं रहता है, क्योंकि उन नदियों का जो जल का स्रोत होता है वह एक ही भाग होता है, और वह होता है वर्षा का पानी। अर्थात मानसून आई, वर्षा ऋतु आई, तो वो नदियाँ
क्या होता है, बलबली के रूप में पूरा पानी से भर जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो वह नदियों का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है वह नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदाओं से हुआ है। अर्थात नदी की पानी जब धारा के रूप में बहती है तो वह अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और वही क्या होता है, जहाँ तहाँ जम जाती है और वह पोषक से युक्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जिस मृदा का निर्माण हुआ उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भारत में ये जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है वह 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। ये ध्यान दीजिए, यानी भारत में जलोढ़ मृदा जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर पाया जाता है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर कहें तो भारत के कुल मृदा का लगभग 40% जो है क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। हमने कहा कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मृदा से ही जलोढ़ मृदा बनती है। तो अब उस नदियों में 3 नदियां का नाम आपके किताब में चर्चा किया है। वह 3 नदियां कौन कौन से हैं? तो वह 3 नदियां हैं गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है मृदा और वह किसका निर्माण कर दिया, जलोढ़ मृदा का निर्माण कर दिया। अब यहीं आप देखिए, ये जो जलोढ़ मृदा है ये कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। अभी हम बताएं कि उत्तरी भारत में अधिकांश जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जैसे बिहार हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया ना जी, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सभी जो राज्य हैं यहाँ आपका जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जिसका नाम राजस्थान एवं गुजरात, ये 2 ऐसे राज्य हैं, गुजरात, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ जलोढ़ मृदा जो है एक सक्रिय, ध्यान दीजिएगा शब्द आता है, सक्रिय पट्टी के रूप में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां जलोढ़ मृदा सक्रिय पट्टी के रूप में पाया जाता है, तो आपको जवाब देना होगा राजस्थान एवं गुजरात। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि भारत के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो आप बोलेंगे उत्तरी क्षेत्र में, अर्थात उत्तरी भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए किस मृदा का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे जलोढ़ मृदा को कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में जलोढ़ मृदा कितना पाया जाता है, तो आप जवाब देंगे 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस तरह से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाता है। अब आप समझिए कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो चावल लगाया जाता है, गेहूं लगाया जाता है, गन्ना लगाया जाता है, आलू लगाया जाता है, सरसों लगाया जाता है, अर्थात तेलहन के फसल लगाए जाते हैं और दलहन के फसल लगाए जाते हैं, मोटे अनाज भी उपजा लिए जाते हैं। तो अधिकांश फसल जलोढ़ मृदा से उत्पादित किया जाता है। अब ऐसा क्यों? अब ध्यान दीजिए, जलोढ़ मृदा में कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, इसमें सबसे अधिक पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो ये जो 3 नाम बताए, ये तीनों जलोढ़ मृदा में प्रधानता होती है। लेकिन पाया क्या नहीं जाता है? तो इसमें आपका जीवांश नहीं पाया जाता है। इसमें जो आपका है क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपका नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ये 2 ऐसे तत्व हैं जो जलोढ़ मृदा में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी
इन दोनों की अनुपस्थिति में भी जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ, सबसे पोषक मृदा माना जाता है और इन मृदा के आधार पर भारत खाद्यान्न में जो है वह क्या बन जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। चलिए जलोढ़ मृदा का विस्तार से और हम लोग देखते हैं। जलोढ़ मृदा को क्या किया है, ध्यान दीजिए। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर, किस आधार पर, आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए। अब वो दो भाग कौन कौन है, दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन कौन है, तो एक भाग जो है वह कहलाता है पुराना जलोढ़ मृदा, और दूसरा जो है यह कहलाता है नवीन जलोढ़ मृदा। देखिए आप यह भी समझिए, हम आपको बताए थे कि जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है ना। तो ये जो है बालू, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात से बनता है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या बोले। अब हम जो बोले यहीं लिख देते हैं आपको। जैसे हम बोले बालू, सिल्ट और क्या बोले, मृत्तिका बोले। तो ये मृत्तिका के अनुपात से जलोढ़ मृदा में अंश आ जाते हैं, तो इसीलिए तो जलोढ़ मृदा को उपजाऊ मृदा माना गया। अब यही बात यहाँ आ जाता है, जब हम जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार की पाई जाती है। पहला आया पुराना जलोढ़ मृदा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम कहते हैं क्या, बांगर मृदा कहते हैं। ध्यान दीजिए, कौन मृदा, बांगर मृदा। और ये जो आपका है नवीन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम, या इसको क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं, खादर मृदा। तो अब देखो क्यों कहा गया, क्योंकि पुराना जलोढ़ मृदा जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंकरी पाया जाता है और बजरी पाया जाता है। तो कंकरी और बजरी होने के कारण ये उपजाऊ नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हम पुराना जलोढ़ मृदा कहते हैं या इसको बांगर मृदा कहते हैं। लेकिन जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है इसमें क्या पाया जाता है, ये महीन कण होते हैं, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, इसमें जीवांश का अंश पाया जाता है, इसमें सिल्ट पाई जाती है, इसमें मृत्तिका पाया जाता है, इसमें बालू की प्रधानता होती है। इसीलिए हम नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जलोढ़ मृदा क्या है। अब आप ये देखिए कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि पुराना जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा बांगर मृदा कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे खादर मृदा कहते हैं। लेकिन एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा खादर मृदा क्या है, क्वेश्चन दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि नवीन जलोढ़ मृदा में ह्यूमस पाया जाता है, सिल्ट पाई जाती है, मृत्तिका पाई जाती है, जीवों का अंश पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। अतः इन्हीं विशेषताओं के कारण हम इसे खादर मृदा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे 2 नंबर में कि बांगर मृदा किसे कहते हैं, तो फिर आप बताइएगा कि पुराना जलोढ़ मृदा को ही बांगर मृदा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो मृदा बनती है यह कंकरी और बजरी अर्थात कंकर और बजरी से बनता है, इसमें पोषकता तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। तो एक तो बांगर मृदा क्या है या खादर मृदा क्या है, इस रूप में पाया जाता है। लेकिन आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा कि खादर मृदा और बांगर मृदा में क्या अंतर होता है या क्या अंतर पाया जाता है, कह देगा खादर मृदा और बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको क्या करना है, आपको करना है, लिख देना है कि खादर मृदा और बांगर मृदा में निम्नलिखित अंतर है। एक कॉलम खादर मृदा
का बनाएंगे, दूसरा बांगर मृदा बनाएंगे और बीच में लकीर खींच देंगे। तो खाद्य मृदा की परिभाषा दे देंगे कि नवीन जलोढ़ मृदा को खाद्य मृदा कहते हैं और पुराना जलोढ़ मृदा को हम बांगर मृदा कहते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर कहिएगा कि खाद्य मृदा में ह्यूमस पाया जाता है जबकि बांगर मृदा में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तीसरा आप अंतर कह देंगे कि खाद्य मृदा में जीवों का अंश पाया जाता है लेकिन बांगर मृदा में जीवों का अंश नहीं पाया जाता है। फिर आप चौथा क्वेश्चन देंगे कि खाद्य मृदा जो है वह उपजाऊ मृदा होती है लेकिन बांगर मृदा जो है वह उपजाऊ मृदा नहीं होती है। तो आप 4 अंतर देकर खाद्य मृदा और बांगर मृदा में आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और आप एग्जाम में नंबर उठा सकते हैं। तो आप जलोढ़ मृदा के रूप में देख लिए, अर्थात मृदा के 6 प्रकारों में पहला प्रकार हम जलोढ़ मृदा के रूप में देखें। चलिए मृदा का हम दूसरा भाग देखते हैं। पहला भाग के रूप में हम देखें, क्या देखें? जलोढ़ मृदा। यहाँ लिख देते हैं ताकि पता चलेगा, जलोढ़ मृदा। अब दूसरा भाग के रूप में हम लोग देखेंगे काली मृदा। अब देखिए कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। जलोढ़ मृदा के बारे में तो हम जानें कि नदियों के द्वारा बहा कर जो मिट्टी आती है उससे जलोढ़ मृदा बन जाती है। ये जो बनता है काली मृदा, ये बेसाल्ट के चट्टानों, ध्यान दीजिए, बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। किससे? बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या होता है, आपका काली मृदा का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों के ज्वालामुखी से प्राप्त होने वाले लावा कणों से क्या बनता है, काली मृदा बनता है। तो यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ से एक सवाल निकाला था। सवाल क्या था कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है? तो आपका जवाब क्या था? काली मृदा का, क्योंकि बेसाल्ट के ज्वालामुखी के विस्फोट से ही लावा कण निकलते हैं और उसी से जो मृदा बनती है उसको हम काली मृदा कहते हैं। तो काली मृदा समझ में आ गया कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसमें जो है आपका क्या होता है, इसमें भी चूना होता है, इसमें भी लोहांश होता है, इसमें भी एल्युमिनियम होता है। यानी इसमें जो है आपका Fe है, Al2 है, मैग्नीशियम है, फिर क्या है, चूना है। ये सब तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। लेकिन इसमें होता क्या नहीं है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन नहीं होती है। उसके बाद आपका फास्फोरस, चलिए लिख देते हैं, फास्फोरस की क्या होती है, और उसके बाद जीवाश्म, जीवाश्म की कमी होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि काली मृदा में लोहांश भी है, एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, चूना भी है, लेकिन है क्या नहीं, तो नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है और जीवाश्म भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि काली मृदा जो है ये तो बेसाल्ट के चट्टानों के से निर्मित हुआ, अर्थात बेसाल्ट के चट्टानों के अंदर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुई और उसी ज्वालामुखी से लावा कण निकला, जिससे काली मृदा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। काली मृदा जो भारत में पाया जाता है वह भी क्या पाया जाता है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर पाया जाता है। यानी भारत में काली मृदा कितना पाया जाता है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर पाया जाता है। अब यह है कि ये जो काली मृदा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका मुख्य रूप से जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, फिर आपका गुजरात में पाया जाता है, फिर आपका कर्नाटक में पाया जाता है, फिर आप तमिलनाडु भी लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी लिख सकते हैं। अर्थात इन सभी राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। अब इसमें है कि काली मृदा में कौन सी फसल लगाई जाती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वह फसल है कपास। ध्यान दीजिए, यह सबसे मुख्य फसल है, प्रमुख फसल है। पूछिएगा
कि काली मृदा की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपको बताना है कपास है। कपास के अलावे भी हम काली मृदा से अन्य फसल का भी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे सरसों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे ज्वार और बाजरा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सभी फसल हैं जो हम काली मृदा से उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य फसल, प्रमुख फसल के रूप में ये कपास ही होता है। और काली मृदा में अधिक कपास उत्पादन होने के कारण भी हम इस मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मृदा कहते हैं। यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, कपासी मृदा भी कह सकते हैं। उसके बाद स्थानीय रूप से, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन पूछेगा, स्थानीय रूप से काली मृदा का नाम क्या है? इसका नाम जो है वह है रेगुर मृदा। कौन सा मृदा? रेगुर मृदा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि काली मृदा का ही स्थानीय नाम क्या है, रेगुर मृदा है। अब इस मृदा की विशेषता समझिए, ये काली मृदा जो है इसकी विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता जो है, यह क्या करता है, नमी धारण करता है। नमी धारण यानी अधिक नमी है। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अधिक। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि वह कौन सी मृदा है जो सबसे अधिक नमी धारण करने वाली मृदा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वह काली मृदा है जो सबसे अधिक नमी को धारण करता है। अब आप यह भी समझिए कि जो काली मृदा है, यह काली मृदा की और क्या विशेषता है। जैसे अगर ग्रीष्म ऋतु हो या गर्मी पड़ रही हो, तो ग्रीष्म ऋतु में काली मृदा में दरार पड़ जाती है, यह भी एक विशेषता है। अब जब दरार पड़ेगी तो वातावरण का जो हवा होता है, वायु होता है, उन दरारों से उस मृदा के अंदर समावेशित हो जाती है और फिर उसके अंदर जाकर उस मृदा की खासियत और विशेषताओं को क्या करती है, बढ़ा देती है। दूसरी बात क्या है कि जब पहली बरसात की पानी उस मृदा पर पड़ती है, तो अगर आप पहली बरसात में उस मृदा को नहीं जोते और बाद के लिए छोड़ दिए, तो बाद का पानी अगर पड़ेगा तो फिर उस मिट्टी को गीला कर देता है, काली मृदा चिपचिपा हो जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि बरसात की पहली ही बौछार में काली मृदा जुताई के लायक हो जाती है और किसान उसे जोतकर फसलों की खेती करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार काली मृदा की अपनी कुछ खासियत होती है और अपनी कुछ विशेषताएं होती है। तो हम यह भी पढ़ लिए कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व की प्रचुरता होती है, काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी होती है, काली मृदा भारत में कितना पाया जाता है, या फिर काली मृदा किन किन राज्यों में पाया जाता है। फिर हम देखें काली मृदा का क्या क्या नाम रखा गया है, फिर हम देखें काली मृदा की विशेषताएं क्या होती है, और फिर देखें कि काली मृदा में कौन कौन से फसल का उत्पादन किया जाता है। तो आपका ये काली मृदा जो है समाप्त यहाँ होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि काली मृदा सबसे अधिक किस राज्य में है, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। तो यहाँ से भी दो ऑब्जेक्टिव पकड़ा गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरी मृदा, ध्यान दीजिए कौन सी मृदा, तीसरी मृदा देखेंगे, और तीसरी मृदा का नाम क्या आपका है, तो लाल पीली मृदा। ध्यान दीजिए कौन सी मृदा, लाल पीली मृदा। अब लाल और पीली मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो होता है यह रवेदार या अग्नि चट्टानों के कारण जो है वह निर्माण होता है लाल पीली मृदा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रवेदार चट्टानों के कारण। यानी इसमें होता क्या है
कि रवेदार चट्टान या फिर कयांत्रित चट्टान या अग्नि चट्टान जो होते हैं उसके विघटन से और संयोजन से, दो शब्द याद रखना है। एक शब्द रखना है विघटन और दूसरा शब्द रखना है, एवं दे देते हैं, एवं संयोजन। ये दो शब्द याद रखना है कि रवेदार चट्टानों या अग्नि चट्टानों के विघटन एवं संयोजन से जो मृदा बनती है, जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसे हम लाल पीली मृदा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, लाल मृदा क्यों होती है? क्योंकि जिस मृदा में, यानी इस मृदा में जो होता है Fe अर्थात लोहांश यौगिक पाया जाता है। कौन सा लोहांश यौगिक पाया जाता है? तो इसका नाम है टिटेनी फेरिस ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, टिटेनिस फेरिस ऑक्साइड, इसी का नाम है टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट। तो ये एक यौगिक है जो लोहा का यौगिक है, और इस यौगिक की उपस्थिति के कारण और एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लेकिन आप यह ध्यान दीजिए कि जब जल योजन, एक शब्द आता है, जल योजन अधिक करते हैं, अर्थात इस मिट्टी को, लाल मिट्टी में जब हम जल से अधिक सिंचने का काम करते हैं तो ये लाल मिट्टी जो है वह कैसी दिखाई देगी? वह आपका पीली मृदा की तरह दिखाई देगी। तो हम यह देख लिए कि लाल मृदा कैसे बनी और लाल मृदा से वह पीली मृदा कैसे दिखाई दी। तो यह स्पष्ट हो गया कि इन्हीं संयुक्त रूप से हम लाल और पीली मृदा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम यह देखे थे कि जलोढ़ मृदा भारत में 6.4 किलो हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, फिर काली मृदा में भी 6.4 किलो हेक्टेयर मृदा पाई जाती है काली मृदा के रूप में। ये जो लाल पीली मृदा है ये आपका कितना पाया जाता है? तो ये आपका जो है 7 जो आपका है 2 करोड़, ध्यान दीजिए 7.2 करोड़ हेक्टेयर मृदा पाई जाती है। कितना? 7.2 करोड़ हेक्टेयर मृदा यह पाई जाती है। इसमें हम बता दिए कि लोहांश पाया जा रहा है, इसलिए इसका रंग क्या है? लाल है, और अधिक जल से सिंचते हैं तो इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अब ये जो लाल पीली मृदा है यह कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? तो यह भी कर्नाटक में पाया जा रहा है, यह भी तमिलनाडु में पाया जाता है, यह भी जो है आपका कुछ भाग में, यानी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जा रहा है, कुछ जो है कह सकते हैं आपका कि बंगलौर की कुछ सीमाओं पर ही पाया जा रहा है। तो ऐसे हैं राज्य जहाँ कुछ मात्रा में लाल पीली मृदा पाई जाती है। अब है कि इसमें फसल क्या क्या हम लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो है कि ज्वार लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं। ये सब जो है, ये सब जो फसल है या मोटे अनाज जो होते हैं वो हम कर सकते हैं। किस मृदा पर खेती? तो लाल पीली मृदा पर खेती। तो आप यह देखें कि लाल और पीली मृदा किसे कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे देखिए, तीसरा मृदा आ जाता है। अब तीसरा है, चौथा आ जाएगा। चौथा मृदा क्या आ गया आपका? तो लैटेराइट मृदा। चौथा मृदा का नाम आया लैटेराइट मृदा। अब ये लैटेराइट मृदा क्या है? ध्यान दीजिए, लैटेराइट शब्द जो है यह ग्रीक भाषा लैटर से निकला है। क्या निकला है? ग्रीक भाषा लैटर शब्द से निकला, जिसको हम लैटेराइट कहते हैं। और लैटर का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? ईंट होता है। ध्यान दीजिए, लैटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। अर्थात इस मिट्टी का जो रंग है वह ईंट की तरह दिखाई देता है या ईंट के अंशों की तरह उसमें पाया जाता है, इसलिए यह लेटेराइट मृदा पाया जाता है। अब ये लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो जहाँ अत्यधिक तापमान पाया जाता हो, टेम्परेचर अधिक पाया जाता हो, और जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वर्षा के क्या होता है? निच्छालन की एक क्रिया होती है। ध्यान दीजिए, निच्छालन प्रक्रिया। तो निच्छालन प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है? लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अर्थात जब अधिक वर्षा होती है और वर्षा का पानी बहना शुरू हो जाता है और उसके बाद अधिक टेम्परेचर भी होता है, तो ये दोनों क्रियाओं के कारण एक प्रक्रिया गुजरती है जिसको हम कहते हैं निच्छालन प्रक्रिया। और इन्हीं निच्छालन प्रक्रिया के कारण जो होता है लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है।
अब ध्यान दीजिए, भारत में जो लेटेराइट मृदा पाई जाती है ये कितना पाई जाती है? यह 1.3 करोड़, ध्यान दीजिए कितना, 1.3 करोड़ हेक्टेयर मृदा पाई जाती है। यानी 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कौन सा मृदा पाई जा रही है? तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब है कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो लेटेराइट मृदा है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक जैसे मान लीजिए केरल में पाया जाता है, फिर आपका है कर्नाटक में पाया जाता है, फिर आपका जो है तमिलनाडु में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है, फिर आपका जो है कुछ मात्रा में उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अब है कि इन लेटेराइट मृदा में जो है कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं? तो इसमें फसल कौन कौन से लगाए जाते हैं? इसमें अधिकांशतः जो है काजू का फसल लगाया जाता है, चाय की खेती किया जाता है, नारियल की खेती की जाती है। लिख सकते हैं आप, चाय लिख सकते हैं, आप नारियल लिख सकते हैं, है ना, चाय हो गया, नारियल हो गया, रबर लिख सकते हैं, रबर। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? काजू लिख सकते हैं। तो ये सब हैं जो आपका इसमें खेती किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि चाय और नारियल और काजू यही कृषि, यही फसल उत्पादन होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे अधिक रबर की जो खेती होती है वह केरल में होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक रबर की खेती कहाँ होती है? तो केरल में होती है। पूछ देगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नारियल की खेती होती है? तो केरल में होती है। पूछ देगा कि किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि केरल को कहा जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में केरल सबसे अव्वल पर आ जाता है। लेकिन इसके अलावे यहाँ चाय की खेती केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु दोनों में किया जाता है। कॉफ़ी, देखिए कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो ये सब ऐसे फसल हैं जो सभी फसल किसके हैं, किस मृदा के हैं? लेटेराइट मृदा के होते हैं। तो आप लेटेराइट मृदा के बारे में भी समझ लिए कि हाँ लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अधिक प्रचुर तत्व पाया जाता है यह फास्फोरस पाया जाता है। इसमें फास्फोरस की अधिकता अधिक होती है, उसके बाद मैग्नीशियम की अधिकता होती है, फिर इसमें एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ये सब जो हैं पोषक तत्व लेटेराइट मृदा में अधिकता के रूप में पाया जाता है, प्रचुरता के रूप में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग पाँचवा मृदा देखेंगे, और पाँचवा जो मृदा है वो आपका आता है कौन सा मृदा? मरुस्थलीय मृदा। ध्यान दीजिए कौन सा मृदा आया? तो मरुस्थलीय मृदा आया। अब ये मरुस्थलीय मृदा क्या है? ध्यान दीजिए, जहाँ वर्षा कम होती है, या कह सकते हैं जहाँ जल की घोर कमी होती है, और जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ रही हो, यानी शुष्क ऋतु पाई जा रही हो, वर्षा ऋतु अधिक कम हो रही हो, तो जहाँ टेम्परेचर अधिक पाया जा रहा हो, जहाँ ह्यूमस की मात्रा कम पाया जा रहा हो, तो ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे राज्यों में ही मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। अब आप देखिए कि इसमें सबसे अधिक किसकी प्रधानता, किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें सबसे अधिक जो होता है आपका पोटास पाया जाता है ना। फिर इसमें क्या पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा में? तो लवण अधिक पाया जाता है, लवण नमी अधिक होती है। तो ये सब इसकी पोषकता तत्व के रूप में हम जानते हैं। अब है कि मरुस्थलीय मृदा किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक जो पाया जाता है वो आपको राजस्थान में पाया जाता है। किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो सौराष्ट्र में पाया जाता है ये मृदा। और कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ में पाया जाता है। ये सभी ऐसे राज्य हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि भारत में सबसे अधिक मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में है, तो आपको आंसर देना होगा राजस्थान, और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप समझ गए कि मरुस्थलीय मृदा की क्या खासियत होती है। अच्छा, इसमें जो फसल होते हैं कौन सा फसल लगाए हैं?
जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम देखे थे आपको, ये क्या बोलते हैं, लाल पीली मृदा में, लेटेराइट मृदा में, जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में, सब में अलग अलग फसल उपजाया जा रहा है। ठीक उसी तरह से मरुस्थलीय मृदा में भी अलग फसल लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ मूंगफली की खेती होती है, जिसको आप बादाम कहते हैं। तो मूंगफली जो होता है वह ज़मीन के नीचे भी फलता है, ज़मीन के ऊपर भी फलता है। तो मूंगफली बलुआई मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है। और यहाँ तो बालू ही बालू है, क्योंकि मिट्टी के अंश में अधिकता क्या है, बालू का अंश है। तो इसीलिए यहाँ जो है आपका कह सकते हैं कि मूंगफली की खेती की जा सकती है। फिर ज्वार लगाया जा सकता है, यानी लिख सकते हैं आप मूंगफली लगा सकते हैं, फिर ज्वार लगा सकते हैं, फिर बाजरा लगा सकते हैं, फिर आप मोटे अनाज लगा सकते हैं, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज आप कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मोटे फसल की खेती भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये सब हैं जो आपके मरुस्थलीय मृदा में की जाती है। हालांकि अगर आप मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई जल का प्रबंध कर लें तो आप यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सरसों लगा सकते हैं, जैसे राहर लगा सकते हैं, कहीं कहीं आप गेहूं का उत्पादन भी कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई जल का उचित प्रबंधन करने के बाद, अन्यथा आप संभव यहाँ खेती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, या मरुस्थल का जहाज किस पशु को कहा जाता है? तो इसका जवाब है ऊंट, अर्थात ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, छठा मृदा कौन सा है? तो छठा मृदा जो है आपका पर्वतीय मृदा है। ध्यान दीजिए, कौन सा मृदा? पर्वतीय मृदा है। तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये मृदा कहाँ है, यानी जहाँ पहाड़ी इलाका है। अब इसे मान लीजिए शिमला है, मैसूर है, उत्तराखंड है, यानी उत्तरांचल है, इन सभी राज्यों में क्या है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो जहाँ पहाड़ का अंश हो, जहाँ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा हो, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रहा हो, तो वो सभी तो पर्वतीय मृदा हैं। जैसे हम यहाँ आपको बता सकते हैं कि जो लाल पीली मृदा है ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता था? तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक यहाँ जो है सेब है, अंगूर है, या नाशपाती है, संतरा, यानी फल का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह से ये पर्वतीय मृदा जो है यह सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पहाड़ी इलाका उत्तराखंड हो गया, मैसूर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब राज्य हैं जहाँ पर्वतीय मृदा पाए जाते हैं। और ये पर्वतीय मृदा कैसे बन जाते हैं? यहाँ जो है कम वर्षा भी हो रही है, या वर्षा अधिक होती है, या फिर कभी कभी क्या हो सकती है कि हवा का ज़्यादा वेग होता है, या कह सकते हैं गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा हो, या टेम्परेचर नहीं भी पड़ रहा हो। तो ऐसे हालात में जो है ऋतु और मौसम जो होते हैं यह अनियमितता के साथ वहाँ चलते रहते हैं। और यही कारण है कि वहाँ जो मृदा बनती है वह पर्वतीय मृदा का निर्माण हो जाती है। वहाँ पहाड़ों का अंश ज़्यादा होता है, और ऐसी मृदा पर खेती करना असंभव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल जरूर कह सकते हैं। क्योंकि पहाड़ी मृदा जो होता है, पर्वतीय मृदा जो होता है, यहाँ समुच्च कृषि की जाती है, अर्थात समुच्चय रेखीय के रूप में यहाँ कृषि की जाती है, प्रत दर प्रत कृषि की जाती है, और फिर फसलों का उत्पादन करने में क्या किया जाता है, सहयोग प्राप्त किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ जो है कई तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसे हम पर्वतीय मृदा की श्रेणी में रखते हैं, और यह मृदा के प्रकारों में आता है। आप यह भी पूछिएगा कि पर्वतीय मृदा जो है किस दृष्टिकोण से खासियत है? तो यहाँ जो फसल है वह अधिकांशतः ज्वार बाजरा ही होता है। मोटे अनाज जितने भी हैं वह सब पर्वतीय मृदा का ही फसल उपयुक्त मानी जाती है। तो क्रमानुसार हमने मिट्टी के मृदा के 6 प्रकारों को देखा है, 6 भागों का देखा है, यानी 6 प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखें। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मृदा होते हैं? तो जलोढ़ मृदा होते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर पर आ जाता है काली मृदा होता है। तीसरा नंबर पर आता है लाल पीली मृदा होता है। चौथा मृदा आ जाता है लेटेराइट मृदा आ जाता है। पांचवा मृदा आ गया जो मरुस्थलीय मृदा कहलाता है,
और छठा मृदा जो है वह पर्वतीय मृदा कहलाता है। तो मृदा के प्रकार आप बहुत अच्छी तरह से समझ लिए कि कौन कौन से मृदा पाए जा रहे हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे? अब देखेंगे भूक्षरण देखेंगे। क्या देखेंगे? भूक्षरण यानी मृदा अपरदन देखेंगे। या उसके पहले आप देख सकते हैं पशुपालन देख सकते हैं। जो आप देखना चाहते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पशुपालन। चलिए देखिए क्या कहता है पशुपालन, और पशुपालन भारत में कैसे होता है, भारत में सबसे अधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, विश्व में सबसे अधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले अगला पॉइंट जो आता है वो आता है पशुपालन। अब ध्यान देखिए, मृदा के प्रकार हम लोग वहाँ से निकल कर आते हैं और थोड़ा नए टॉपिक पर आते हैं जिसका शीर्षक है पशुपालन। ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पशुपालन। सबसे पहले तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन कहते किसको हैं। तो आप इसका सही जवाब दीजिएगा कि फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुओं का पालन करना ही पशुपालन कहलाता है। अब इस तरह से पशुपालन में सिर्फ आप ये समझते हैं कि गाय को पालते हैं तो पशुपालन है, भैंस को पालते हैं तब पशुपालन है। जी नहीं, इसके अतिरिक्त भी जैसे आप सूअर पाल रहे हैं पशुपालन है, आप मुर्गी पाल रहे हैं पशुपालन है, आप मछली पाल रहे हैं नदियों में पशुपालन है, आप खेतों में मधुमक्खियों को पाल रहे हैं तो वह क्या है, मधुमक्खी पालन है, अर्थात वह भी पशुपालन है। तो ये भिन्न भिन्न पशुपालन के स्वरूप होते हैं। तो आप ये समझिए कि पशुपालन की परिभाषा क्या दिए कि फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पालना ही पशुपालन कहलाया। ध्यान दीजिए, विश्व में सबसे अधिक अगर पशु की संख्या अधिक किसी देश में है तो वह भारत है। यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में सबसे अधिक पशुओं की संख्या किस देश में है, तो आप बताइएगा भारत है। भारत में भी सबसे अधिक पशुओं की संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। अर्थात विश्व में भारत नंबर 1 पर है पशुओं के दृष्टिकोण से, और राज्य में नंबर 1 कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो आप यह सोचिए कि भारत में इतने अधिक पशुधन होने के बावजूद भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई क्यों है। आप यह भी सोचिए कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो स्वाभाविक है आप बोलिएगा भारत, सही भी होगा भारत। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा बताइए कि भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भी आपको जवाब देना होगा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ आप ये समझिए कि कभी कभी ये करंट का क्वेश्चन ये बन जाता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे होता है तो कभी हरियाणा आगे निकल जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में दूध उत्पादन के लेकर एक होड़ चलती है, और यही कारण है कि कभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 तो कभी हरियाणा नंबर 1। अभी तत्कालिक जो है वह उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो हम कह सकते हैं कि दूध के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश अव्वल है। अब उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा आ जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। तो भारत दूध उत्पादन में और पशुपालन में विश्व में नंबर 1 पर है, अर्थात पहले स्थान पर है। भारत में अधिक पशु है, अधिक पशुधन भी पाए जाते हैं। कई लोग पशुओं को पालने का काम करते हैं, फिर भी इसकी भूमिका अर्थव्यवस्था में नगण्य क्यों है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा और किताब में भी है और एग्जाम बोर्ड में पूछता है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका नगण्य क्यों है। तो इसका जवाब देंगे कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका नगण्य मानी जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला आप कारण दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अच्छे नस्ल के पशुओं की कमी। अब यहाँ ये क्या है, अच्छी नस्ल की पशुओं की कमी क्या है। देखिए, पशु अधिक हो इससे मतलब नहीं हो, पशु अच्छे नस्ल के हों इससे मतलब है। अब जैसे आप एक गाय भैंस आप पालते हैं, गांव में घर पर पालते हैं, वो देहाती गाय है, वो दूध कम देगी। लेकिन जैसे ही आप उच्च नस्ल के पशु गाय रखते हैं तो अधिक दूध देगी। जैसे जर्सी है, साहिवाल है, फ्रिजियन है,
ये गाय की नस्ल प्रजातियां हैं। अब जैसे भैंस की नस्ल प्रजातियां क्या है, मुर्रा है, सुरती है, ये जो आते हैं महिसान है, ये भैंस की उच्च नस्ल की प्रजातियां हैं। अब आप पालिएगा मुर्गी, वह मुर्गी पालिएगा जो साल में 1 अंडा देगी? नहीं, यानी आप वह मुर्गी पालने की कोशिश कीजिएगा जो साल में 365 480 अंडा देगी। तो इसके लिए भी उच्च नस्ल की मुर्गी पालना पड़ेगा, जैसे HS 260 है। तो ये नस्ल हैं, ये नस्ल की प्रजातियां हैं, और इसी से जो है हमें अच्छे दूध की प्राप्ति, अच्छे मांस की प्राप्ति हो पाती है। तो इसलिए कहे कि अच्छे नस्ल की पशुओं की भात में क्या है, कमी है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, आप दूसरा कह सकते हैं कि अच्छे या कह सकते हैं अच्छे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की कमी। अब कैसे डॉक्टर, आदमी वाला डॉक्टर नहीं, पशु वाला, जिसको हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, यानी पशु चिकित्सक कहते हैं, तो उसकी भी कमी है। यानी हमारे पास अच्छे पशु चिकित्सक नहीं है जो पशुओं की अच्छे से इलाज कर सके। आप तीसरा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, पशु पालकों की प्रशिक्षण का अभाव, पशुपालकों की प्रशिक्षण की कमी। यानी जो पशु पालने का काम करते हैं उनमें पशु पालने का तरीका नहीं है, जानकारी नहीं है कि पशुओं को पाला कैसे जाता है। तो इसके कारण भी हम पशुओं की देखरेख अच्छी से नहीं कर पाते हैं। फिर आप चौथा पॉइंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पूंजी की कमी, पूंजी की कमी। यानी भारतीय पशुपालकों के पास पर्याप्त पैसे नहीं पाए जाते हैं, पूंजी नहीं होते हैं, इसलिए पशुओं की सही से देखरेख नहीं कर पाते हैं और पशु बिना देखरेख के कई मर भी जाते हैं। अगर पूंजी अच्छे रहेंगे तो पशुओं की देखभाल भी करेंगे, और पूंजी अगर पर्याप्त हैं तो वह पशुपालन करने में उनका उमंग और उत्साह भी बढ़ सकता है। तो हमारे पशुपालकों के पास पूंजी की क्या है, कमी है। 5वां पॉइंट आप कह सकते हैं बिजली, बिजली की कमी। अर्थात अभी भी भारत में कई गांव, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर्याप्त बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो इसके कारण क्या है, पशुपालकों को पशुओं पालने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो बिजली की कमी भी जो है वह पशुओं को क्या करते हैं, अच्छे पशुओं को रख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। आप सोचिए जर्सी साहिवाल जो होता है, यह ना तो अधिक गर्मी बर्दाश्त करता है और ना ही अधिक ठंडे बर्दाश्त करते हैं। तो बिजली रहेगा तभी ना आप AC चलाइएगा, बिजली रहेगा तभी ना आप हीटर चलाइएगा, जिससे पशुओं को ठंड से क्या होगा, बचाव होगा, जिससे पशुओं को गर्मी से बचाव होगा। तो ये बिजली पर डिपेंड करता है। फिर आप कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पशुशाला की कमी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पशु जहाँ पाला जाता है वह ढलाऊ नहीं होता है, जिसके कारण वह मूत्र उत्सर्जन करते हैं या मल उत्सर्जन करते हैं, जिससे उसे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे पशुओं में होने वाला एक रोग महत्वपूर्ण क्या है, एंथ्रेक्स। यानी पशु के गाय भैंस जो होते हैं उसके खुर में जो हैं कुछ कारक आ जाते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, और उस रोग को कहते हैं एंथ्रेक्स। अर्थात एंथ्रेक्स जो होता है ये पशुओं के खुरों से जन्म लेता है, और जो मानव पशुओं को पालने का काम करता है उसके शरीर में भी यह रोग क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। अर्थात पशुओं से फैलकर ये मानवों तक चला जाता है। तो यह भी कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पशुशाला की क्या है, कमी होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे पास ये सारे चीज़ों की कमी है, और इन्हीं कमी के कारण जो है अच्छी पशुओं की देखभाल नहीं हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका क्या है, नगण्य है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। और अगला टॉपिक जो है आपका वो आता है मृदा अपरदन। चलिए देखिए अब हम लोग समाप्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक क्या आया, मृदा अपरदन। ध्यान दीजिए, या इसी को आपको पूछेगा दूसरे एंगल से पूछेगा, भू क्षरण। देख रहे हैं
चलिए इसको देखेंगे कैसे कैसे बांटा जाता है। सबसे पहले इसके दो महत्वपूर्ण हैं, मृदा अपरदन के दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक कारण। कौन सा कारण? प्राकृतिक कारण। और दूसरा जो होता है ये आपका होता है मानव जनित कारण। कौन सा कारण? मानव जनित कारण। अब देखिए कि प्राकृतिक कारण भी दो विधि से होती है। एक होता है तीव्र वायु और दूसरा होता है तीव्र जल। फिर मानव जनित कारण के अंतर्गत कई कारण आ जाते हैं, जैसे देखेंगे कौन कौन कारण आते हैं। सबसे पहले है घरेलू कचरे, फिर आ जाता है वनों की कटाई, फिर आ जाता है रासायनिक उर्वरक का उपयोग, फिर आपका पॉइंट आ जाता है रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग, फिर आपका आ जाता है प्लास्टिक का उपयोग, फिर आपका आ जाता है जल की बर्बादी, फिर आपका आ जाता है औद्योगिक षड्यंत्र। कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। क्या क्या आया? घरेलू कचरे, वनों की कटाई, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग, प्लास्टिक का उपयोग, जल की बर्बादी, औद्योगिक षड्यंत्र। ये सभी मानव जनित कारणों के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग देखें। एक चीज़ आप देख सकते हैं, चलिए औद्योगिक षड्यंत्र में देख लेंगे, जलाक्रांतता, या यहीं आपको लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं आपको, जलाक्रांतता। एक एक टॉपिक करके देखेंगे। सबसे पहले जानिए, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि मृदा अपरदन क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका साधारण जवाब और सरल शब्दों में जवाब क्या होगा? कहेंगे मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ध्यान समझिए, अगर मृदा अपरदन पूछे तो लिख देते हैं लोग, लेकिन अगर पूछ दिया भूक्षरण क्या है तो जानते हुए उत्तर छूट जाता है। एक एक शब्द पहले देखेंगे। मृदा का अर्थ क्या हुआ? मिट्टी हुआ। और अपरदन का अर्थ क्या होता है? तो अपरदन का अर्थ होता है कटाव। अब देखिए दूसरा शब्द, भू मतलब क्या होता है? भूमि। क्षरण का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना, कटाव होना। तो इसीलिए इसकी परिभाषा दिए कि मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यह मुख्यतः 2 कारणों से होता है। पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव जनित कारण। अब देखिए कैसे होता है। प्राकृतिक कारण कैसे कहेंगे? कहेंगे प्रकृति के क्रियाकलापों के द्वारा जो मृदा का कटाव होता है उसे हम प्राकृतिक कारण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि हवा काफ़ी वेग से क्या होता है? आ जाती है, यानी काफ़ी तूफान आ जाता है, हवा खूब आना शुरू होता है, आंधी तूफान का रूप धारण कर लेता है। तो ये जो आंधी तूफान आ रहे हैं आप उसमें देखते हैं कि धूल कण भी होता है। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वह धूल कण के रूप में वायु के वेगों से उड़ना शुरू हो जाता है, और वो कहाँ जाकर गिरता है? नदियों में गिरता है। तो बताइए
कि मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव तीव्र वायु के द्वारा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। चलिए अब दूसरा देखिए, तीव्र जल। जब लगातार बारिश होनी शुरू हो जाती है, सघन बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो वह बारिश का पानी जब अपनी ओर बहना समतल की ओर जाती है तो कुछ मिट्टी के अंशों को भी अपने साथ बहा कर ले जाती है। और वह कहाँ ले जाती है? नदी, तालाब, पोखर इत्यादि में गिराती है। अब बताइए कि क्या तीव्र जल के द्वारा मिट्टी का कटाव हुआ या नहीं हुआ? तो इस प्रकार हम देखें कि प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत दो विधियों से तीव्र वायु और तीव्र जल के द्वारा भूक्षरण हुआ अथवा मिट्टी का कटाव हुआ। अब दूसरा कारण महत्वपूर्ण क्या है? तो दूसरा आ गया मानव जनित कारण। अब इसका परिभाषा क्या देंगे? कहेंगे कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो मिट्टी नष्ट होती है उसे हम मानव जनित कारण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले घरेलू कचरे। अब ये घरेलू कचरा क्या है? घर में जो आप डेली सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं वो कचरे के रूप में होते हैं, और वो कचरा क्या करते हैं? उसे यथा स्थान पर नहीं रखा जाता है, जैसे तैसे बाहर फेंक दिया जाता है। और वह संपर्क किसमें करता है? किससे कर लेता है? मिट्टी से कर लेता है, मृदा से कर लेता है, और वह मृदा पर जाकर जम जाता है और मृदा की पोषकता को क्या करता है? क्षय कर देता है अर्थात नष्ट कर देती है। तो हमने देखा कि घरेलू कचरे किस प्रकार से मृदा का कटाव करने का काम किया है। दूसरा आ जाता है वनों की कटाई। आप देखते हैं कोई भी पौधा, छोटा छोटा पौधा, आप उसको उखाड़िए तो उखाड़ने के साथ साथ क्या होता है? उसका जो जड़ होता है वो मिट्टी को साथ लेकर निकलता है, अर्थात मिट्टी के कणों को मजबूती से बांधे रखने का काम पौधे के जड़ करते हैं। इस प्रकार देखिएगा कि जहाँ पौधे अधिक होते हैं वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं के बराबर होता है या कम होता है, लेकिन जहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं वहाँ मिट्टी का कटाव अधिक होता है। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने मृदा अपरदन को आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए। पहले जलाक्रांतता। ये आपका किताब में लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि जलाक्रांतता से आप क्या समझते हैं और जलाक्रांतता के हानियों को लिखें। तो इस टॉपिक को अच्छा समझिए। सबसे पहला है क्वेश्चन कि जलाक्रांतता किसे कहते हैं या जलाक्रांतता कैसे उत्पन्न होता है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की आबादी स्वतंत्रता के बाद लगातार बढ़ती चली गई, और जब आबादी बढ़ी तो इसके साथ साथ मनुष्यों की आवश्यकताएं भी बढ़ी, और इन मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमने अलग अलग प्रक्रियाओं को अपनाया। जैसे खेती करने के लिए हम रासायनिक उर्वरक का, रासायनिक कीटनाशी का उपयोग किए। जैसे कपड़े पहनने के लिए हमने उद्योगों को स्थापित किया, क्योंकि उद्योग कल फैक्ट्री से ही क्या होगा? वस्त्र का उत्पादन किया जाएगा। हमने तेल रिफाइनिंग करने के लिए उद्योग को स्थापित किया। हम जूते जो हैं या चमड़े का बेल्ट पहनने के लिए फिर छोटे छोटे कारखाने को स्थापित किए। ये जितने भी प्रकार के उद्योग स्थापित हुए, क्या ये उद्योग प्रदूषण को जन्म दिया या नहीं दिया? प्रदूषण को जन्म दिया, और साथ ही साथ यही प्रक्रिया जो है जलाक्रांतता की ओर ले गया। अब जलाक्रांतता को समझिए कि कैसे होता है। कहेंगे कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी तथा अत्यधिक जल के द्वारा सिंचाई करने से मृदा में एक समस्याएं जन्म ले ली, और वह समस्याएं ही जलाक्रांतता बना। अर्थात जलाक्रांतता जो है यह मृदा का सबसे बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है। अब आप यहाँ यह समझिए कि मृदा का जो पीएच मान होता है, अब ध्यान समझिए। चलिए यहाँ लिखते हैं क्योंकि अभी और उधर पर आना है। तो मान लीजिए कि अगर हम कहें मृदा का पीएच मान, क्या पीएच मान कितना होता है? तो मृदा का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। तो आपसे तो ऑब्जेक्टिव यह भी पूछ लेगा कि मृदा का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। कहाँ यह अध्ययन है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान कहते हैं, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के स्वभावों की, प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं।
तो ये कई कंपटीशन, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मृदा का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में उसे पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक उसी तरह से उसी में अध्ययन करने का होता है कि मृदा का पीएच मान क्या है। अब ये जो पीएच मान है ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। किसमें? केमिस्ट्री में। तो ये पीएच मान क्या है? पीएच मान जो होता है किसी भी वस्तु के उसके स्वभाव को बतलाता है कि वह अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। अब ध्यान दीजिए, अगर मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है या मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो इन दोनों कंडीशन में, ये दोनों स्थिति में मृदा का क्षय माना जाता है, अर्थात मृदा की पोषकता नष्ट मानी जाती है। क्योंकि अम्लता हो जाएगी मृदा तो भी मृदा को हानि पहुंचाएगी, अगर क्षारीय गुण हो जाए तो भी मृदा को हानि पहुंचाएगा, अगर मृदा उदासीन हो तो समझिए कि वह मृदा पोषक तत्व से परिपूर्ण होता है। अर्थात जब मृदा का पीएच मान 7 होता है तो वह मृदा पोषक युक्त मानी जाती है, और यही कारण है कि पीएच मान 7 वाले ही मृदा सबसे अच्छी होती है। इसका परीक्षण, इसका जांच जो है करवाया जाता है। तो आप देखें कि ये जो जलाक्रांतता है यह मृदा के पीएच मान को घटा देता है। जैसे हम अभी जलाक्रांतता की परिभाषा क्या दिए? परिभाषा दिए कि जब फसलों की उत्पादन करने के लिए हम अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी और अत्यधिक जल से सिंचाई करने की एक होड़ चली या सिंचाई करने की व्यवस्था के या सिंचाई अधिक करने लगे तो इससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसे ही हम जलाक्रांतता कहते हैं। अब है कि जलाक्रांतता का दुष्परिणाम क्या होता है, तो कहेंगे कि जलाक्रांतता से दुष्परिणाम इस प्रकार निकलते हैं। पहला क्या हुआ? ये मृदा की अम्लता को बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? यह मृदा की क्षारीयता को बढ़ा देता है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? मृदा के अंदर रहने वाले जीवों को नष्ट कर देता है। चौथा पॉइंट क्या हुआ? मृदा की उर्वरता को समाप्त कर देता है। पांचवा पॉइंट क्या हुआ? मृदा के जो महीन कण होते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा को क्या करता है? ओवरऑल बंजर बना देता है। अर्थात इस प्रकार जलाक्रांतता मृदा का क्या है? दुश्मन है और इसका विपरीत प्रभाव होता है। आप यही समझिए कि जब हम मृदा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एंड्रीन का प्रयोग करते हैं। किसका? एंड्रीन। ये एंड्रीन रसायन का अगर इस्तेमाल करते हैं खेतों में तो इसका असर दूसरे जीवों पर पड़ता है। कैसे? जब इसका उपयोग करते हैं तो खेतों में मेढक भी रहता है और मेढक उसका उपयोग कर लेता है, तो मेढक की प्रजातियां जो हैं, यानी मेढक के अंदर जो प्रजनन क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। और जब प्रजनन क्षमता किसी जीव का नष्ट हो जाएगा तो क्या उससे जीव का उत्पादन हो पाएगा? क्या वह जीव को जन्म देने के सामर्थ्य रह पाएंगे? जीव नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि एंड्रीन के ज़्यादा प्रयोग करने से मेढकों की प्रजातियों में कमी आती जा रही है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस रसायन के प्रयोग से मेढकों की प्रजातियां नष्ट हो रही है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंड्रीन के प्रयोग से हो रही है। चलिए, तो जलाक्रांतता अच्छी तरह से हम लोग समझ लिए। अब यही जलाक्रांतता अलग अलग स्वरूप में होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं खनन का उत्पादन हो रहा है। खनन समझ रहे हैं? यानी भूमि को खोद कर जो निकाला जा रहा है, जैसे कोयला निकाला जा रहा है, पेट्रोल निकाला जा रहा है, अवरख निकाला जा रहा है। तो जिन क्षेत्रों में खनन उद्योग स्थापित हैं या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो वैसे राज्यों में भी मृदा क्या होता है? क्षय हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? ऐसे खनन वाले राज्य जो हैं झारखंड हैं, खनन वाले राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश हैं, खनन वाले राज्य जो हैं आपका क्या हो जाता है? ये महाराष्ट्र भी आ जाता है। तो ये राज्य ऐसे हैं जहाँ खनन के कारण मृदा अपरदन हो रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं, कैसे राज्य हैं? जहाँ अत्यधिक सिंचाई किया जाता है, फसलों की सिंचाई किया जाता है, वहाँ भी मृदा अपरदन हो रहा है। जैसे आपका पंजाब का नाम बताते हैं, हरियाणा का नाम बताते हैं। तो ये जो पंजाब हरियाणा है ये क्या है? अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि का नष्ट होना, भूमि का क्षरण होना, भूमि की पोषकता तत्व की जो है वो अवक्षय होना, ये सब आ जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे मृदा होते हैं जहाँ समझिए
कि अत्यधिक पशुचारण होता है और पशुओं की अति चारण से भी मृदा को क्षति होती है। अब जैसे मान लीजिए आपका महाराष्ट्र हो जाता है, वहाँ पशुचारण अधिक है। अब जैसे मान लीजिए आपका उड़ीसा हो जाता है, पशुचारण अधिक है। राजस्थान हो जाता है, पशुचारण अधिक है। तो ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पशुचारण के कारण भी मृदा की पोषकता क्या होती है, नष्ट होती है। तो अब तो जलाकांता आपके दिमाग से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। ये रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से मृदा कैसे क्षति होता है। जैसे खेतों में हम लोग क्या करते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं, फास्फोरस का उपयोग करते हैं, फास्फेट का उपयोग करते हैं, डीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी जो उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं। तो यहाँ से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा कि कल कारखानों में बनने वाले उर्वरक को हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। फिर समझिए, कल कारखानों में बनने वाले उर्वरक को रासायनिक उर्वरक कहते हैं। जैसे यूरिया हो गया, जैसे फास्फेट हो गया, जैसे फॉस्फीन हो गया, ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं। तो इनके उपयोग करने से क्या होता है कि मृदा में जाकर वो बैठ जाता है, ध्यान दीजिए, और मृदा में एक परत का निर्माण कर देता है जिसको हम कहते हैं आर्गजी परत, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैडमियम नामक परत। और ये परत क्या करता है कि मृदा की नाइट्रोजन क्षमता को समाप्त कर देता है, अर्थात मृदा के अंदर जो उर्वरता होती है वह नष्ट करने का काम करती है। तो इस प्रकार रासायनिक उर्वरक उपयोग करने से भी मृदा का क्षय हुआ कि नहीं, मृदा का अपरदन हुआ कि नहीं, ये भी हो गया। क्योंकि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं मृदा के ऊपरी परत को पपड़ी बना देता है, मुलायम बना देता है, और जब आंधी आता है तो वही पपड़ी उड़ता है, जो धूलकण के रूप में होता है। बरसात हुई, वही पपड़ी क्या होता है, जल के साथ बहकर नदी और पोखर में गिर जाती है। तो रासायनिक उर्वरक का उपयोग हो गया। फिर देखिए रासायनिक कीटनाशी, यानी कल कारखाने से बनने वाली कीटनाशी को हम रासायनिक कीटनाशी कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं DDT, ये सबसे जो है फेमस है। अब DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, DDT का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डिफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर से नाम सुनिए, डाई क्लोरो डिफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। और ये सबसे हानिकारक कीटनाशक होता है। आप किसानों को देखते होंगे फसलों में इसका छिड़काव करते हुए, कैसे छिड़कते हैं, नाक मुंह पर गमछा बांध लेते हैं, कपड़ा से लपेट लेते हैं और सिर्फ आंख दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर वह कीटनाशी, ध्यान दीजिए, अगर श्वसन क्रिया के क्रम में मानव के शरीर के अंदर चला जाए तो फिर उस मानव को भी इसका साइड इफेक्ट का असर भोगना पड़ जाएगा, क्योंकि वह पौधे को भी क्षति पहुंचा रहा है। इसीलिए किसान जो है नकबंदी कर कर चेहरे को ढक कर ही छिड़काव करने का काम करते हैं, और इससे कई फसल में रहने वाले जीवों पर क्या करता है, बुरा असर करने का काम करता है। तो हमने देखा कि रासायनिक कीटनाशी भी जो है वह मृदा को क्षति और मृदा संबंधित जीवों को भी क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्लास्टिक। मानव आज के दौर में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है, यानी वैज्ञानिक मनुष्य जो भी प्लास्टिक को बनाया वो अमर कर दिया, अर्थात प्लास्टिक ऐसा अमर हुआ कि इसका नष्ट संभव है ही नहीं। यानी समझिए कि प्लास्टिक को जला दिया फिर भी प्लास्टिक बच गया, प्लास्टिक को गाड़ दिया जमीन के अंदर, जैसे गाड़ा उसी अवस्था में कई वर्षों के बाद भी निकल जाता है। प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए जल में प्रवाहित कर दिया कि जीवाणु विषाणु जीव जंतु खाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर भी वह प्लास्टिक रह गया। यानी अगर दुनिया में अभी सबसे अमर कोई है तो वह प्लास्टिक है, और अमरता इतना प्राप्त कर लिया है कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है तो वह प्लास्टिक कर रहा है। हम लोग मार्केट से क्या करते हैं, पॉलीथीन में सब्जी लाते हैं, किताब कॉपी ले आते हैं या किसी अन्य चीज़ लेकर आते हैं, फिर उसी पॉलीथीन को क्या करते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं। वही पॉलीथीन कहाँ जाता है, नाले में चल जाता है, नाली में जाता है, और उस पॉलीथीन से पानी क्या होता है, जम जाता है। वहाँ क्या हो जाता है, गंदे स्थान यानी गंदे जल का जमाव हो जाता है, मच्छरों का जमाव हो जाता है, कीटाणु का जमाव हो जाता है, और फिर वह धीरे धीरे रोगों को पैदा करने का क्या करता है, शुरू कर देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज प्लास्टिक जो है
एक प्रदूषण के रूप में जन्म ले रहा है, प्रदूषण को फैलाने का काम कर रहा है। और यह प्लास्टिक सबसे बड़ा दुश्मन मृदा का भी है, क्योंकि आप प्लास्टिक को क्या करते हैं, खेतों में फेंक देते हैं, वह जाकर वहाँ क्या होता है, बैठ जाता है, संपर्क कर लेता है और खेतों की उर्वरता जो होती है, पोषक तत्वता जो होती है, उसको क्या करता है, प्लास्टिक नष्ट कर देने का काम करता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि मृदा अपरदन में प्लास्टिक का भी योगदान होता है, क्योंकि मानव प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करने का काम कर रहा है। फिर देखिए क्या है, जल की बर्बादी। हम लोग क्या कर रहे हैं, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल दोनों की बर्बादी कर रहे हैं, जबकि यह जल जो होता है मिट्टी के निर्माण में, संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार जल की घोर बर्बादी भी मृदा अपरदन का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। अब समझिए, अगर मिट्टी कठोर हो जाए, अगर मिट्टी ज़्यादा ठोस हो जाए, तो वह मिट्टी भी अपरदन का कारण बनता है। कैसे, हल्का सा भी आंधी आता है, धूल के रूप में उड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन वही मृदा के अंदर अगर नमी बना हुआ रहे तो वह धूल का निर्माण करने से रोक देता है। तो इस प्रकार मिट्टी की क्षय में, नष्ट होने में यह जल की बर्बादी का भी योगदान माना जाता है। उसके बाद आ जाइए औद्योगिक संयंत्र। अब उद्योग से निकलने वाले जो प्रदूषित चीज़ होते हैं वो अभी खेतों में फेंका जाते हैं। तो ये खेतों में जो जाने से क्या होता है, मिट्टी की जो पोषकता होती है उसको क्या किया, नष्ट करने का काम किया। अतः ओवरऑल अगर आप देखें तो औद्योगिक संयंत्र भी जो होता है वह मानव जनित कारण के अंतर्गत आता है, और यह मानव क्रियाकलापों के द्वारा ही मृदा का अपरदन हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा का अपरदन प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारणों से ही मृदा क्षय हो रहे हैं, भू का क्षरण हो रहा है, मृदा की पोषकता नष्ट हो रही है और मृदा हमारे बीच से लुप्त होती जा रही है। ध्यान दीजिए, क्योंकि मृदा जीवंत पारितंत्र है। क्यों कहा गया है, क्योंकि मानव की सभ्यता और संस्कृति की संरक्षण करने में योगदान मृदा ही देती है। अगर मृदा से कपास और जूट की खेती ना हो, फसल का उत्पादन ना हो, तो कभी भी मानव के लिए वस्त्र नहीं बन सकता है। और जब मानव के लिए वस्त्र नहीं बनेगा तो फिर यह जो है मानव नग्न अवस्था में रहेगा और इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति जो है यह धूमिल हो जाएगी। तो मृदा के नष्ट होने से मानव की सभ्यता और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर सभ्यता संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले हमें मृदा को बचाना होगा, क्योंकि मृदा अकेला ऐसा अवयव है जो 95% आवश्यकताओं की पूर्ति मानव को वह अकेला कर रहा है। अर्थात मानव की संपूर्ण जरूरतों को पूरा करने का काम मृदा ही कर रहा है। तो इसका नेक्स्ट जो हम अगला टॉपिक देखेंगे वह मृदा का संरक्षण और प्रबंधन देखेंगे। चलिए देखिए कि मृदा का संरक्षण प्रबंधन कैसे होगा, यहीं देख लेते हैं। जगह है मृदा का संरक्षण एवं प्रबंधन। अब देखिए कैसे होगा, तो हम पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट देंगे फसल चक्रण। पहला पॉइंट दिए फसल चक्रण। दूसरा पॉइंट हम देंगे, क्या देंगे, पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि। हम तीसरा पॉइंट दे सकते हैं समोच्च कृषि। हम चौथा पॉइंट दे सकते हैं जैविक खाद। हम पांचवा पॉइंट दे सकते हैं जैव कीटनाशी। हम छठा पॉइंट दे सकते हैं वृक्षारोपण। हम सातवां पॉइंट दे सकते हैं वर्षा जल का संचयन। चलिए 7 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा है, इसी को पहले देखेंगे। सबसे पहले फसल चक्रण। अब यहाँ से सबसे पहले तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकालेगा 2 नंबर में कि फसल चक्रण किसे कहते हैं, और आपका टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो 2 क्वेश्चन बता दिए, इसको समझिए। फसल चक्रण क्या है, तो कहेंगे 2 धान्य फसलों के बीच
एक दलहनी पौधा लगाना या दलहनी फसल उगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। फिर से समझिए, दो धान फसलों के बीच एक दलहनी फसल उगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक तरफ गेहूं लगा दीजिए, दूसरी तरफ धान लगा दीजिए, आप बीच में राहर लगा दीजिए, ये नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष लगातार सिर्फ गेहूं और धान की खेती करते रहेंगे तो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, जो उर्वरता होती है, वह नष्ट हो जाएगी। तो फिर नष्ट हो जाएगी तो फसल का उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए आप एक ही प्रकार के फसलों की खेती नहीं कीजिए, फसल को बदल बदल कर खेती कीजिए। अगर आप धान फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो उन्हीं खेतों में दलहनी फसल भी लगाइए। अब दलहनी फसल किसको कहते हैं? वैसे फसल जिससे दाल की प्राप्ति होती है उसे हम दलहनी फसल कहते हैं। जैसे राहर हो गया, जैसे मूंग हो गया, जैसे चना हो गया, न ये सब खेसारी हो गया, ये सब क्या है? ये सब दाल की प्राप्ति के साधन हैं। अब क्यों हमें फसल चक्रण अपनाना चाहिए? तो ये समझ में आ गया कि मृदा के अंदर पोषक तत्व बनाए रखने के लिए हमें फसल चक्रण की ही आवश्यकता है और इसलिए फसल चक्रण के द्वारा मृदा का संरक्षण और प्रबंधन किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है इसको भी समझिए। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है और यह जीवाणु जो होता है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और यही कारण है कि जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन होता है उसकी पूर्ति हो जाती है और फिर मृदा पोषक तत्व से युक्त हो जाती है। तो हमने देखा कि फसल चक्रण से कैसे मृदा का बचाव किए और कैसे इसका व्यवस्था किए, क्योंकि पॉइंट ही क्या है? मृदा का संरक्षण और प्रबंधन। तो संरक्षण का अर्थ क्या होता है? संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाव। शब्द को देखिए, बचाव। और प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था करना। यानी आप मृदा को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या स्कीम है, आपके पास योजना क्या है, आप कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास स्कीम है, हमारे पास योजना है और वह योजना है फसल चक्रण पद्धति को अपनाकर। क्योंकि फसल चक्रण की पद्धति अगर अपनाते हैं तो हमें मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हो गई थी हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं और इसी फसल चक्रण के द्वारा मृदा के अंदर उर्वरा शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं और बैलेंस में भी रख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि फसल चक्रण कैसे मृदा के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान देता है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, क्या कहा? पट्टिका कृषि। ये पट्टिका कृषि कैसे मृदा को संरक्षण प्रबंधन करता है? सबसे पहले तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि पट्टिका कृषि किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा देंगे कि फसलों के बीच में, ध्यान दीजिए, फसलों के बीच में कुछ घासीय पौधे को लगाते हैं और इस प्रकार की जाने वाली कृषि को ही हम पट्टिका कृषि कहते हैं। तो जो हम घास लगाते हैं इससे मृदा की उर्वरता क्या होती है? बनी रह जाती है। तो पट्टिका कृषि किन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है? यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है पवन अप्रदन वाले क्षेत्रों में, कहाँ पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव कि पवन अप्रदन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो पट्टिका कृषि की जाती है। अब पवन अप्रदन का अर्थ क्या हुआ? जहाँ हवा की वेग से, जहाँ वायु की झोंकों से मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उस कटाव को रोकने के लिए हमको पट्टिका कृषि ही अपनाना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव क्या हो? अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए। तो ये हम देखें कि पट्टिका कृषि कैसे मृदा का संरक्षण प्रबंधन किया। तीसरा पॉइंट आता है समुच्च कृषि। अब ये समुच्च कृषि क्या है? यहाँ से भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका परिभाषा देंगे कि जब हम समुच्च रेखीय के अंतर्गत या समुच्च रेखीय के रूप में फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसे हम समुच्च कृषि कहते हैं। अब ये कृषि कहाँ की जाती है? ये कृषि
पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जहाँ खेती करना संभव नहीं होता है। तो पहाड़ी इलाकों में जो है हम समुच्चय रेखीय पद्धति ही अपनाते हैं, अर्थात जिसको हम सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं। परत दर परत जो है हम मृदा के रूप में उसका निर्माण करते हैं, फसल को बोते हैं और इसके द्वारा फसल उगाने का काम करते हैं। तो अगर हम समुच्चय कृषि पद्धति को अपना लें तो भूक्षरण स्वतः क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हम ये भी देखें कि समुच्चय कृषि क्या है। अब देखिए चौथा क्या है, जैविक खाद। अब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा कि जैविक खाद किसे कहते हैं या जैविक खाद क्या है। तो इसको समझिए, जैविक स्रोतों से बनने वाले खाद को हम जैविक खाद कहते हैं। फिर से समझिए, जैविक स्रोतों से बनने वाले खाद को जैविक खाद कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दे सकते हैं गोबर खाद, एग्जाम्पल दे सकते हैं पत्ती खाद, फिर कह सकते हैं कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद। ये जैविक खाद का अर्थ ही हुआ कि ये सब प्रकृति, खुला हुआ वातावरण में ही खुद सर गल कर ये खाद बन जाता है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल मिलाया, रसायन मिलाया नहीं जाता है, अर्थात ये शुद्ध प्रकृति के द्वारा निर्मित खाद होती है, जिसके कारण ये जैविक खाद कहलाता है और यह मृदा को साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैविक खाद के उपयोग करने से हम मृदा की उर्वरता को बचाते भी हैं और मृदा की उर्वरता को बढ़ाते भी हैं। अब यहाँ से फिर समझिए, 2 क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर में क्या पूछेगा कि जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक में क्या अंतर है। जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक में क्या अंतर है। तो कहेंगे कि जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे जैविक खाद, यानी इस तरह से आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दें। जैविक खाद हो गया और बीच में लकीर खींच देना है और इधर लिखना है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक भी बोल सकते हैं, रासायनिक उर्वरक या रासायनिक उर्वरक भी बोल सकते हैं। अब इसमें परिभाषा पहले देंगे दोनों का कि जैविक स्रोतों से बनने वाले खाद को जैविक खाद कहते हैं और कल कारखानों से बनने वाले उर्वरक को रासायनिक उर्वरक कहते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देंगे एग्जाम्पल के रूप में, वर्मी खाद, पत्ती खाद, गोबर खाद, ये सभी जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अंतर इसमें लिखेंगे, यूरिया, फास्फोरस, फास्फेट, ये सभी रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। तो 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर देंगे कि जैविक खाद मृदा की पोषकता को बढ़ाती है और उसमें देंगे रासायनिक उर्वरक में कि रासायनिक उर्वरक जो होता है यह मृदा की पोषकता को नष्ट करती है। 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर देंगे कि जैविक खाद के प्रयोग करने से पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती है, लेकिन रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करने से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। फिर 5वां अंतर देंगे कि जैविक खाद के प्रयोग करने से किसी भी प्रकार से मानव पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करने से मानव पर जो है साइड इफेक्ट प्रभावित करने का काम करता है। तो हमने देखा कि जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब आगे का पॉइंट देखिए, जैव कीटनाशी। तो कहेंगे कि जैव स्रोतों से बनने वाले कीटनाशी को हम जैव कीटनाशी कहते हैं। अब जैसे अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए क्या कह सकते हैं आप, नीम का पत्ता, तो नीम का पत्ता को क्या करते हैं आप, गेहूं के अनाजों में डाल देते हैं, चावल के अनाजों में डाल देते हैं। इससे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, जीव जंतु उसमें नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके दुर्गंध से ही वह सारे जीव भाग जाते हैं। तो हमने देखा कि जैविक स्रोतों से अगर कीटनाशी बनाते हैं तो वह मृदा के संरक्षण में होता है, मित्रवत जैसा व्यवहार करता है और मृदा को कोई भी क्षति पहुंचाने का काम नहीं करता है, बल्कि मृदा की पोषकता को और बढ़ाने का काम करता है। चलिए 6ठा पॉइंट आइए, वृक्षारोपण। अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है, वृक्षारोपण क्या कहता है।
कि भारत के कुल मृदा के या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार मृदा पर 33% वन लगाना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि 33% वन लगाने से ही पर्यावरण संतुलित रह सकती है, बैलेंस में रह सकती है। अर्थात पर्यावरण को संतुलन प्रदान करने के लिए भारत के कुल भूमि का 33% वृक्षारोपण करनी होगी, तभी जाकर हम पेड़ पौधे अधिक लगाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये जो 33% ये जो लाया गया, ये कैसे लाया गया? तो ये लाया गया 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा, वन नीति के द्वारा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव यह भी पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? तो 1952 ईस्वी में बनी थी। भारत के कितने प्रतिशत पर पेड़ पौधा लगाना है? तो आपको बताना होगा 33% लगाना है। तो वृक्षारोपण इसलिए करेंगे, पेड़ पौधे अधिक से अधिक इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको बताए थे कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वह मिट्टी के कणों को एक दूसरे से बांध कर रखने का काम करती है, अर्थात मिट्टी के वायु के द्वारा कटाव से रोकती है और मिट्टी को वर्षा के जलों के द्वारा भी कटाव से रोकने का काम करती है। इस प्रकार अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना वृक्षारोपण कहलाता है और वृक्षारोपण के द्वारा हम मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं, जिससे यह मृदा का संरक्षण और प्रबंधन हो पाता है। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है, वर्षा जल का संचयन क्या है। यानी वर्षा जो हो रही है उस पानी को हम व्यर्थ बर्बाद होने ना दें, इसके लिए आपको कुआं बनाना पड़ेगा, तालाब खोदना पड़ेगा, पोखर का निर्माण करना पड़ेगा, वेटलैंड क्षेत्र का उपयोग करना होगा, झील का निर्माण करना होगा, सरोवर बनाना होगा। तो ये सभी यानी वैसे जल क्षेत्र जिसमें हम जल को संचित कर सकते हैं, जल को एकत्र कर सकते हैं, जल को जमा कर सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा, जिससे जल, वर्षा का जल जो है वहाँ संग्रहित के रूप में जमा रह सके और फिर इसका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करने का काम कर सकते हैं। तो ये जो वर्षा का जल का हमने संचय किया, जमा करने का काम किया, इन्हीं के द्वारा हमने मृदा का संरक्षण और प्रबंधन का कार्य भी बड़ी आसानी से कर लेने का काम किए। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह मृदा का संरक्षण और प्रबंधन जो है इन्हीं विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके अलावे भी पॉइंट आप दे सकते हैं, रासायनिक उर्वरक का न्यायोचित उपयोग करना। हम ये नहीं कहते हैं कि आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं कीजिए, लेकिन हाँ जितना हो उतना ही काम चलाना चाहिए, अधिकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो रासायनिक उर्वरक का न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या है, जल संरक्षण प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, प्लास्टिक से कम उपयोग करना चाहिए, यानी प्लास्टिक पर बैन लगा देना चाहिए। फिर हम क्या कहेंगे कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। अगर हम ये सारे पद्धतियों को अपनाते हैं, क्रियाकलापों को अपनाते हैं, तो फिर हम मृदा का संरक्षण और प्रबंधन जो है आसानी पूर्वक कर सकते हैं और मृदा को भूक्षरण होने से हम रोक सकते हैं। तो हमने देखा कि मृदा कितना एक व्यापक रूप में हमारे लिए ज़रूरी है। अब इस स्पीच के द्वारा, आप इस भाषण के द्वारा, आप इस स्टडी के द्वारा आप हर एक तरह से मृदा संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण प्रबंधन करने के लिए क्या गठन किया गया, तो मृदा केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया। कब हुआ था? 1953। हम आपसे पूछ लेंगे कि एंड्रीन के प्रयोग से किस जीवों की प्रजनन क्षमता नष्ट हुई, तो आप बता सकते हैं कि मेढक की क्षमता नष्ट हुई। हम आपसे पूछ ले सकते हैं कि बताइए बिहार में यानी उत्तरी बिहार में जो होता है ये आपका क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा का जो उपयोग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दियारा भूमि। क्यों? क्योंकि उत्तरी बिहार में जो जलोढ़ मृदा होती है वो बालू प्रधान होती है, इसलिए उसको दियारा भूमि कहा जाता है। और यहाँ मक्के की खेती के लिए विश्व में क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ का नाम क्या है, तो आप कहिएगा दियारा है। हम आपसे पूछ लेंगे कि बिहार में या भारत में जो है मृदा को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो आप कह सकते हैं कि 6 प्रकार में बांटा गया है। हम पूछेंगे कि मृदाओं में सबसे अधिक मृदा कौन सी उपजाऊ होती है,
तो आप बता सकते हैं जलोढ़ मृदा हो सकती है। फिर हम आपसे पूछेंगे कि काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि रेगुड़ मृदा है। अगर हम आपसे पूछें कि अत्यधिक सिंचाई के कारण कहाँ भूमि का निम्नीकरण हुआ है, तो आप बता सकते हैं पंजाब में हुआ है। अगर हम आपसे पूछ दें, क्या पूछें कि श्रीनुमा खेती कहाँ की जाती है, तो आप बता सकते हैं पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रेगुड़ मृदा है। तो इससे कई ऑब्जेक्टिव, कई शॉर्ट, कई लॉन्ग क्वेश्चन निकलेंगे। खाद्य मृदा, बांगर मृदा में अंतर बताइए, वृक्षारोपण से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछ देगा समुच्चय कृषि क्या है, जैविक खाद क्या है, जैविक खाद रासायनिक खाद में अंतर क्या होता है, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। तो कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना क्वेश्चन निकल रहा है। तो आज तो सिर्फ हम इस चैप्टर को अच्छी पूर्वक अध्ययन करते हुए समझने का प्रयास किए और इसके तथ्य को अवलोकन अध्ययन करने का काम किए, और अगली बार जो है हम इसी का अभ्यास क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। आपसे पूछेंगे कि आप चैप्टर को कितने अच्छे से समझें। अगर क्वेश्चन इस बोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा, आप समझ गए तो बता सकते हैं, और नहीं तो फिर उन क्वेश्चनों को हम अपनी भाषा में उत्तर अच्छी पूर्वक समझाकर आपको तैयार करने की कोशिश करेंगे। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।